तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इससे प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि मोशन इन 1D, मोशन इन 2D हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे मोशन से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। हमने इफ़ेक्ट ऑफ मोशन पढ़ा था ना, कि कैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था, सॉरी, मतलब कि फोर्स लगता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो उसके पास वेलोसिटी आ जाती है, उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बॉडी में मोशन आता कैसे है, किसी बॉडी में मोशन आता कैसे है। तो इट इज़ ड्यू टू फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन आता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि मोशन ही आए, वो मोशन में से रुक भी सकता है। पर जनरली हम देखने वाले लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कि फोर्स सबसे पहला जो टर्म आता है यहाँ पे, दैट इज़ फोर्स। तो फोर्स अगर देखा जाए फर्स्ट सेकेंड क्लास के डेफिनेशन से, तो इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ एनी पुश एंड पुल। किसी भी तरीके का पुश या पुल करने को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। या फिर और एक उसका दूसरा भी हो सकता है कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू दैट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बोथ ऑब्जेक्ट्स मे गेट चेंज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मे गेट चेंज। तो ये क्या होता है हम लोगों का कि किसी दो ऑब्जेक्ट में ऐसा इंटरेक्शन होना जिसकी वजह से इन दोनों का स्टेट चेंज हो जाए, किसी एक का स्टेट चेंज हो जाए या दोनों का स्टेट चेंज हो जाए, या फिर दोनों की या एक की किसी का शेप चेंज हो जाए। दिस इज नोन एज फोर्स। ठीक है, ऐसा इंटरेक्शन जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स का स्टेट चेंज हो जाए या उनका शेप चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज फोर्स। जैसे कि स्टेट से रहने का, स्टेट मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर फोर्स लगा तो स्टेट ऑफ मोशन से वो रेस्ट पे आ गया तो इसका स्टेट चेंज हो गया ना। और अगर समझो रेस्ट से हमने फोर्स लगाया तो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, जैसे मोशन चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। समझो मैंने एक रॉड लिया और उस पर इतना फोर्स लगाया कि उसको मैंने पूरा ऐसे घुमा दिया, ऐसे उसको यू शेप का कर दिया, तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया ना फोर्स की वजह से। तो दिस इज व्हाट फोर्स इज, इंटरैक्शन। ठीक है, इट कैन स्टार्ट द मोशन, मोशन को स्टार्ट कर सकता है। इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, समझो कि ये रहा बैट और सामने से आपसे बॉल आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से मारा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। नहीं, यहाँ पे आ रही थी बॉल और मैंने जब वापस बैट से मारा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स दिया। ठीक है, फोर्स की वजह से क्या हुआ, मोशन में ऑब्जेक्ट आ सकता है, मोशन से रेस्ट पे आ सकता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, जो मैंने रॉड का केस बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होता है। तो ऐसा यूनिट की बात किया जाए, सबको पता है न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, जिसको कि हम 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसका CGS यूनिट जो होता है दैट इज 1 डायन। डायन जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स, ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन होता है। ठीक है, CGS यूनिट है ये। डायमेंशन बोला जाए ML/T-2। ये कैसे निकला बताती हूँ, ये कैसे निकला है हम लोगों का। तो जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स, हम सबको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मास तो m ही हो गया, एक्सेलरेशन जो होता है वो हम लोगों का, अगर मैं पूरा डायमेंशन निकाल के चलो दिखा भी देती हूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे देखो टाइम का स्क्वायर आ गया, टाइम का स्क्वायर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ही हो गया ना। तो डिस्टेंस को हम L से लिखते हैं और नीचे T को हम सेकेंड से लिख देते हैं। सेकेंड तो T-2 आ जाएगा, सेकेंड नहीं आएगा, T-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो ML T-2 कैसे आया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन से आया। मास हम लोगों का m हो गया, एक्सेलरेशन LT-2 होता है। ठीक है, जिसमें कि एक्सेलरेशन जो होता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है, इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टंग स्लिप कर जाता है। तो सिंपली डायमेंशन फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन से आप निकाल सकते हो, इसको याद रखना। तो यहाँ से ML T-2 आराम से आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि फोर्स कितने कितने तरीके के होते हैं. सो वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स है हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आगे पढ़ेंगे हम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दिस इज अ फोर्स ड्यू टू चार्जेस. चार्जेस की वजह से क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो इसका अगर जनरल ऐसे फॉर्मूला बोला जाए तो एफ फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. Q1 Q2 चार्ज होते हैं, आर स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस होता है, के इज अ कॉन्स्टेंट. ओके, के इज अ कॉन्स्टेंट ओवर हेयर. अब देखो क्या होता है हम लोगों का कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया जाए. ग्रेविटेशनल, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच में लग रहा होता है. ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर बोला जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है. ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया. इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जिसका बहुत ज़्यादा रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आते हैं. अब देखो क्या है, एप्लीकेशन के बेस पे फोर्स को भी हमने फर्दर टू कैटेगरीज में, अभी हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा है ऊपर. ठीक है, बट आपने एप्लीकेशन के बेसिस पे फोर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी कि बेसिस अलग है. ऊपर जो मैंने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स बताया वो हमने टाइप्स बताया कि एप्लीकेशन के बेसिस पे है. कि अभी बताती हूँ कैसे है कि कोई कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेज है और कौन से हमारे फील्ड फोर्सेज है. कॉन्टैक्ट फोर्सेज यानी कि वैसे फोर्सेज जो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तभी वो फोर्स लगेगा, बिना कांटेक्ट के वो फोर्स लग नहीं सकता, हवा में नहीं लगेगा वो फोर्स. फील्ड फोर्सेस क्या होता है, इसमें कांटेक्ट डू नॉट रिक्वायर, इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना कांटेक्ट के ही वो फोर्स लग रहा होता है. और कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन होता है, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज है. और फील्ड फोर्सेज बोला जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है. कैसे नीचे जा रहा है, मैं तो कोई फोर्स ही नहीं दे रही हूँ उसको, है ना. आप समझो, एक बॉल पकड़ो और बॉल को ऐसे रिलीज कर दो तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा ना. अपने आप नीचे कैसे जा रहा है, मैं तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रही, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स जिसमें कि कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होता है, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मासेस. और ये मैग्नेटिक फोर्स भी हम लोगों का क्या है, फील्ड फोर्स है हम लोगों का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इनर्शिया की. ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राई टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. लार्जर इज द मास, लार्जर इज द इनर्शिया, सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. देखो क्या लिखा है कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक इनहेरेंट यानी कि उसकी जन्मजात कह लो, यानी कि खुद की, ऐसे उसके पास इंटरनल खुद से ही वो प्रॉपर्टी है. ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, किसी भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उसका अगर समझो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. ठीक है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है अभी, तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करूंगी तो वो उस चीज को अपोज करेगा क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. ठीक है, तो वही चीज होती है कि इनर्शिया क्या होता है कि उसके चेंज इन मोशन या चेंज इन स्टेट बोल दो, वो जिस स्टेट में है ना उस स्टेट को चेंज अगर कर रहे हैं तो उसको वो अपोज करेगा. वो जिस जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको छेड़े आकर के लोग. ठीक है, मतलब छेड़े उसको गलत मत ले लेना, छेड़ा मतलब कि समझो कि कोई रेस्ट पर है तो उसको मोशन में नहीं आना है, और कोई मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा ड्यू टू देयर इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. समझो कि हमें कार में बैठे रहते हैं, समझो कि कोई कार में बैठे हो तुम और कार का साइड का डोर खुला हुआ है. ठीक है, अब कार का साइड का डोर खुला हुआ है तो अगर कार सीधी सीधी चल रही है और अचानक से कार मुड़ जाएगी तो तुम कार के बाहर फेंक जाओगे. ठीक है, मतलब कार के बाहर गिर जाओगे तुम. क्यों, क्योंकि तुम एक डायरेक्शन में चल रहे थे, अचानक से कार मुड़ गई, पर तुम्हारी बॉडी नहीं चाहती है क्योंकि वो उस डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया में है. तो तुम अगर गाड़ी अचानक से मुड़ेगी तो तुम बाहर की तरफ धक्काओगे क्योंकि तुम उस डायरेक्शन में थे नहीं, तुम सीधे ही जा रहे थे, पर कार मुड़ गई तो तुम्हारी नीचे लोअर बॉडी मुड़ गई पर ऊपर वाला पार्ट तो तुम्हारा सीधे ही जा रहा था, तो इसीलिए तुम्हें वो हिट होगा, तुम कार के बाहर ही चले जाओगे. गेट खुला है तो, मतलब गेट बंद है तो जोर से लग जाएगी, पर हाँ
तो वही चीज़ है कि इनर्शिया क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपोज करता है किसी भी चेंज को उसके स्टेट में, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो लार्जर द मास लार्जर इज द इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होता है। क्या होता है, जितना ज़्यादा मास होता है, इसीलिए मास को बोला जाता है कि मास जो होता है हम लोगों का मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मेजर हमारा मास होता है। तो वही चीज़ है कि जैसे समझो कि कोई अगर क्या कहते हैं कि ट्रक है और कोई साइकिल है, ठीक है, तो ट्रक के पास ज़्यादा मास है ना, तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, और वही साइकिल को तुम इजीली अपने मदद से, मतलब खुद फोर्स लगाओगे तो इजीली मूव कर पाओगे, क्योंकि उसका मास कम है। तो यानी जिसका जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा उसका, और उतना ज़्यादा उसका स्टेट जिस स्टेट में है उसमें से दूसरे स्टेट में चेंज करना मुश्किल होगा ड्यू टू मास, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन है कि जब, हाँ देखो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखा है वैसे तो मैंने। व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स बिकॉज, अब देखो लिखा गया है कि जब अचानक से बस रुकती है, ठीक है, अचानक से बस रुकती है, तो जो हम लोग होते हैं, हम लोग, आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब बस में होगे या कहीं कारवार में कहीं पर भी होगे, तो अचानक से अगर कार या बस रुकती है तो हम आगे की तरफ ऐसे हो जाते हैं। आगे की तरफ क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो मैं बताती हूँ। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग क्या होता है कि मोशन में रहते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में होती है, बट जैसे ही कार रुकती है हमारा लोअर बॉडी कांटेक्ट में होता है कार के, तो हमारी लोअर बॉडी भी रुक जाती है, पर हमारा जो अपर बॉडी होता है वो अभी भी मूव करना चाहता है, ठीक है, अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके पास, तो वो इसीलिए वो मूव कर रहा होता है। तो हम लोग आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ ऐसे धक्का हमें लगता है कि हम आगे की तरफ ऐसे थ्रोन फॉरवर्ड है ना, हम आगे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे वाला बॉडी तो रेस्ट पे आ गया, पर हमारा ऊपर वाला बॉडी तो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही है ना। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, कंटिन्यूज टू बी, देखो क्या है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा अपर बॉडी जो है वो हम लोगों का मोशन में ही रहेगा, वेयर इज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्टैक्ट विद द सीट रिमेन्स रेस्ट। जो लोअर बॉडी है, क्योंकि वो बस रुक गई ना, तो ऑटोमेटिकली लोअर पार्ट कांटेक्ट में, तो वो भी रुक जाएगा, पर अपर पार्ट हमारा स्टिल मोशन में होता है, ठीक है, इसलिए हम आगे की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर करेक्ट, मोस्ट करेक्ट, इसमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा है? देखो क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर बोला गया है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, पॉसिबल है। कैसे? अगर मैंने बॉल फेंक दी, अगर मैंने एक बार बॉल फेंक दी, तो जब बस मुझे उसको मोशन में लाने के लिए मेरे को फोर्स देना पड़ा ना, अब वो कुछ दूर तक उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो मोशन में ही रहेगा, तो उस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा अगर वो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उस पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। पॉसिबल है कि कोई, अगर कोई चीज़ मोशन में है उसको सिर्फ मोशन में लाने के लिए फोर्स देना पड़ता है, बट कुछ दूर तक तो वो बिना फोर्स के चली जाएगी, इसके बाद में भले गिर जाए, बट बिना फोर्स के दिए हुए वो आगे चली जाएगी, वो मोशन में रहेगी, ठीक है, तो पॉसिबल है। उसके बाद क्या, इट इज पॉसिबल टू हैव सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, पॉसिबल है। हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो ओवरऑल नेट फोर्स 0 हो गया, तो फोर्स लगने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में नहीं है, ठीक है। तो बोथ फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हम लोगों का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आता है। सबसे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनटिल एंड अनलेस नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो क्या होता है कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हमें पता है कि ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सबको पता है, ठीक है, ऐसा इसमें कोई बहुत भारी भरकम भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में तब तक रहता है या मोशन में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पर फोर्स काम नहीं करेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट, अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मैं जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है जो मोशन में है वो रेस्ट पे नहीं आएगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रखे रखे मोशन में नहीं आ जाएगा, मुझे फोर्स देना पड़ेगा उस पर। पर अगर मैं
मैं बैलेंस फोर्स दे दूँ, ठीक है, बैलेंस फोर्स अगर लगे तो वो तो इक्वल ऑपोजिट होंगे, बैलेंस फोर्स लग जाएंगे तो वो मूव ही नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल, एक बात एक्सटर्नल होना भी बहुत ज़रूरी है। हम कभी इंटरनल एनर्जी से इंटरनल फोर्स लगा के मूव नहीं कर सकते, हमें एक्सटर्नल ही देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है अगर तो वो मोशन में आएगा, और मोशन में है तो वो रेस्ट पर आएगा, ठीक है। और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। तो कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी क्या कहता है कि कोई वो अपोज कर रहा है, अगर कोई इनर्शिया ऑफ मोशन में तो वो रेस्ट पे आना अपोज करेगा ना, तो वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो फर्स्ट लॉ को ही डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन ही में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। और सेम चीज इनर्शिया भी यही चीज कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में ही रहेगा, मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, पर उस पर फोर्स लगाएंगे तो ऑफकोर्स वो उसका रेस्ट पे आ जाएगा। तो वही चीज है कि इनर्शिया, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। विच न्यूटन्स लॉ डिफाइन फोर्स, मेनली फर्स्ट लॉ जो होता है वो हम लोगों का फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि यही तो डिफाइन कर रहा है। देखो फोर्स को क्या बता रहा है, मतलब फोर्स क्या है हम लोगों का, फोर्स ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट पे है तो मोशन में आ जा रही है, मोशन में तो रेस्ट पे आ जा रही है। तो वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट लॉ, क्या है, फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम अगर ऐसे बोला जाए तो सबको पता है P इक्वल्स टू mv होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ना हम लोगों का, कि अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ जो है ना, बहुत ही हल्की सी चीज़ है, वो आ रही है, आप उसको रोक लोगे, तो आपका जवाब होगा कि हाँ रोक लेंगे, छोटी सी चीज़ है, अगर आ रही है तो हाँ कितनी भी स्पीड में आ रही हो, छोटी मतलब छोटी चीज़ है हम तो रोक लेंगे। पर सपोज कर वो गोली है, ठीक है, वो गन वाली गोली है, वो अगर आ रही है तो रोक लोगे नहीं ना। तो क्या है हम लोगों का, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बड़ी सी चीज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है, बड़ी सी चीज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है तो रोक लोगे, तो अब हो सकता है आपका जवाब हो हाँ रोक लेंगे, बड़ी सी चीज़ धीरे धीरे आ रही है तो रोक ही लेंगे। वो ट्रेन है धीरे धीरे आ रही है, नहीं रोक पाओगे, है ना। तो वही चीज़ है कि छोटी सी गोली है, बहुत स्पीड में आ रही है, उसका खुद का वेट नहीं है, बट बहुत तेजी से आ रही, तो नहीं रोक सकते हो। ट्रेन जो है वो आ बहुत धीरे रही है, पर उसका मास इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा मास है उसका, तो तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम लोग मोशन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे, कि सिर्फ मास मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, या इंडिविजुअली वेलोसिटी हम लोगों का मोशन को डिफाइन नहीं करता, इसलिए हमें लीनियर मोमेंटम लाना पड़ा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लाना पड़ा हमें, ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लाना पड़ा। तो इट इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की क्वांटिटी का मेजर है, कि कोई कितना ज़्यादा क्वांटिटी में मोशन करेगा, वो हमें बताता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बताता है, ठीक है। तो इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो कि P इक्वल्स टू mv है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ही इक्वल होगा, क्योंकि P इक्वल्स टू mv है, ठीक है। मास तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमारा मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम की, देखो मास है तो kg तो होगा ही, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो kg मीटर पर सेकेंड होगा। बट अगर मैं इसको सेकेंड और सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो kg मीटर पर सेकेंड अपॉन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते, ऐसा यूनिट जो होता है kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे होंगे, और भी बहुत सारी थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे हम उसमें, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा, तो बाय गाइस, बाय बाय।